हेलो ऑल ऑफ़ यू, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 6 घर पढ़ा था। आइए आज उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम अपने पाठ की ओर बढ़ेंगे। हमने देखा था कि घर पाठ जो है वह भोला भाई पटेल जी के द्वारा रचित है। यह मूलतः गुजराती में लिखा गया है और इसका अनुवाद डॉक्टर आलोक गुप्त जी ने किया है। भोला भाई पटेल जी का जन्म मेहसाणा में हुआ था और BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी, संस्कृत और प्राचीन भारतीय संस्कृति के विषय में BA की उपाधि प्राप्त की। गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के ये प्रोफेसर थे। डॉक्टर भोला भाई पटेल की मुख्य रचना में अधुना, विदिशा, कांचनजंघा, अज्ञेय एक अध्ययन आदि ऐसी मुख्य रचनाएं हैं। प्रस्तुत निबंध जो है वह घर के ऊपर है। घर हम सभी जानते हैं कि हमारा सुंदर घर, सपनों का घर, उम्मीदों का घर, आशाओं का घर, जहाँ हमारा बचपन बीतता है, हम बड़े होते हैं, हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। तो घर जो है वह हम सभी के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। जैसे कि एक पशु पक्षी भी अपना नीड, अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक उसी तरह हम मनुष्यों के लिए भी घर कितना आवश्यक और कितना महत्वपूर्ण है, यह हमें इस पाठ के माध्यम से भी बताया गया है। घर घर होता है, वह चाहे जैसा हो, किसी भी हालत में क्यों ना हो, उसमें रहने वाले का, जो उस घर में रहते हैं, उनका उस घर से भावनात्मक लगाव हो जाता है। यदि हम उसे अपने हाथों से रच रच कर उसे बनाते हैं, अपने कि हम इस तरह से इस घर का निर्माण करेंगे, तो कितने उम्मीदों से हम अपने घर को बनवाते हैं और उसमें रहने वालों का मोह भी जो है वह कभी उस घर से जाता नहीं। प्रस्तुत निबंध भी जो है वह इसी बात को दर्शाता है कि लेखक शहर में स्थायी हो गए हैं और अब वे चाहते हैं कि गांव का जो पुराना और जर्जर घर है वह बेच दिया जाए, और इसी का निश्चय करते हुए वह अपनी बूढ़ी माँ से आज्ञा लेते हैं घर बेचने की। लेकिन उनकी जो बूढ़ी माँ है, उनके आग्रह के कारण लेखक को अपना यह निर्णय बदलना पड़ता है। लेखक ने बताया है कि किस प्रकार से वह गांव में किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में या शादी या मृत्यु जैसे समय पर या तो फिर लंबी छुट्टियों में वे लोग गांव रहने जाते थे, और यह भी बताया है कि किस प्रकार उनके माता पिता ने गांव का निर्माण किया था, कि पिताजी ने किस प्रकार अपनी बैलगाड़ी में वह ईंटें ढोकर लाए थे, चिनाई के लिए, गारा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब से चिकनी मिट्टी वे स्वयं खोद कर लाए थे, और लेखक की माँ ने शहतीर तक गारे के तसले स्वयं चढ़ाए थे। फिर लेखक कहते हैं कि लेखक के सभी भाई बहनों का जन्म भी उसी घर में हुआ था। इतना ही नहीं, उनकी शादियाँ, उनका दाम्पत्य जीवन और उनके संतानों का जन्म भी वहीं पर हुआ था। जीवन में जो भी अनेक बुरे अच्छे प्रसंगों का वह घर उनका साक्षी था। तो इस प्रकार लेखक जो है वह कहते हैं कि किस प्रकार भाइयों और बहनों के विवाह मंडप भी उसी आंगन में बंधे थे। कई मधुर स्नेह मिलन, झगड़े आदि, इस बात को वह सोचते विचारते हैं कि वह घर जो है उन सभी का साक्षी है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह सब बदल चुका है, फिर भी लगता है कि हम अपना घर क्यों बेचें। पुराना है तो पुश्तैनी घर, वह घर है 4 दीवारों और छप्पर वाला, कोई मकान नहीं है।
मकान पैसों से खरीदा जा सकता है, बनवाया जा सकता है, पैसे लेकर बेचा जा सकता है, परंतु घर तो एक भावना है। घर ना होने पर घर की भावना भी अच्छी है। वह घर सिर्फ पैसे से खरीदा या बनवाया नहीं जा सकता। इसलिए लगने लगा कि भले ही घर पुराना होता जाए, जीर्ण होता जाए, भले ही गिर पड़े, परंतु वह बना रहे। अब यहाँ पे देखिए, लेखक जो है वह क्या कह रहे हैं कि भले ही सब कुछ बदल चुका है, लेकिन हम अपना घर क्यों बेचें। घर है तो भले ही पुराना है, लेकिन है तो पुश्तैनी घर है। और घर जो है वह कोई सिर्फ 4 दीवारों या छप्पर वाला साधारण सा मकान नहीं है, बल्कि उसमें घर के लोगों की भावनाएं बसती हैं। घर के लोगों के संस्कारों से वह घर महकता है। मकान तो जो है, सामान्य मकान, वह पैसों से खरीदा जा सकता है और बनवाया भी जा सकता है, पैसे लेकर बेचा भी जा सकता है, परंतु घर नहीं। क्योंकि घर तभी बनता है, मकान घर से तभी बनता है, घर के रूप में तभी परिवर्तित होता है जब उस घर के लोग उस घर में अपनी आत्मा, अपनी भावनाओं से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं, तभी वह पूर्ण रूप से घर बनता है। तो घर तो एक भावना है। हमारा भले ही छोटा सा घर हो, घर ना होने पर भी घर की भावना भी अच्छी होती है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि घर जो है वह सिर्फ पैसे से खरीदा या बनवाया नहीं जा सकता। इसलिए लेखक को इस बात का एहसास होता है कि भले ही घर पुराना हो रहा है, जीर्ण हो रहा है, भले ही गिर पड़े, लेकिन फिर भी वह पुराना घर जैसा है वैसा बना रहे। दूसरी ओर मन दूसरा तर्क करता है कि यह सब भावुकता है। यदि गांव में जाना ही ना हो तो वहाँ घर रखने का क्या अर्थ है। अच्छे पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में रखें तो भी अंत में निकाल देने का ही निर्णय लिया। परंतु हम सब भाइयों ने एक बार सपरिवार अपने उस घर में कुछ दिन एक साथ रहने के लिए सोचा। हमेशा के लिए निकाल देना है तो एक बार उस घर में सब एक साथ रह लें। अब यहाँ पे देखिए, हम देख रहे हैं कि लेखक जो है वह, उनके मन में उधेड़बुन चल रही है कि घर जो है वह भावनाओं से जुड़ा हुआ है। घर पैसे देकर या पैसे लेकर खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मन में यह विचार और यह तर्क भी उठता है कि यह सब भावुकता है, इमोशनल होना है। गांव में जब अगर किसी को जाना ही नहीं है, वापस लौटना ही नहीं है, तो उस घर को रखने का क्या अर्थ है। और फिर उसके एवज में उन्हें अच्छे पैसे भी मिल रहे थे और वे उन्हीं पैसों को फिक्स्ड डिपॉजिट करते तो और भी शायद उनको लाभ होता। तो अंत में उन सभी लोगों ने यह निर्णय लिया कि घर को बेचने से पहले हम सभी भाई एक बार कुछ दिन उस गांव के घर में रहने के लिए जाएं, और जब हमेशा के लिए निकालना है तो एक साथ एक बार उस घर में फिर से रह लें। और फिर लंबे समय के बाद वह बंद घर खुला। देखते देखते छोटे बड़े परिवारजनों ने से सुना वह घर गूंजने लगा। इस अवसर पर एक नगरवासी मित्र को गांव के इस घर को देखने के लिए साथ ले गया था। पुराने दिन वापस लौट आए थे। पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माँ करीब करीब उदास रहती। घर के सामाजिक प्रसंगों में भी विशेष रुचि नहीं लेती थी। वह भी यहाँ आकर सबके बीच प्रसन्न लगी। अब यहाँ पे देखिए, सभी लोगों ने यह निर्णय लिया कि एक बार उस घर को बेचने से पहले सभी भाई साथ में रह लें। और लंबे समय के बाद उस बंद घर का दरवाज़ा खुला और देखते ही देखते वह घर परिवारजनों की किलकिलाहट से, बातों से वह घर गूंजने लगा।
और लेखक के पिता की मृत्यु हुए काफ़ी समय हो गया था और लेखक की माता जो है वह उदास रहने लगी, क्योंकि घर के किसी भी सामाजिक प्रसंगों में वह विशेष रुचि नहीं लेती थी। लेकिन यहाँ पहुँचने पर वह सभी के बीच बहुत ही प्रसन्न दिखने लगी। परंतु अब घर की प्रत्येक दीवार मुझे उलाहना देने लगी। दालान में जहाँ मैं हमेशा बैठता, जहाँ बैठकर पहली बार ककहरा लिखा और जहाँ बैठकर छुट्टियों में उच्च शिक्षा के ग्रंथ पढ़ता था, वहाँ जाकर बैठा, वहाँ भीत से टेक लेते ही वह अंदर से मुझे हिला गई। मैंने पीछे मुड़कर उस पर हाथ फेरा। वह कह रही थी, एक तो इतने दिन बाद आए और अब बस हमेशा के लिए। अब यहाँ पे देखिए, लेखक जो है वह अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मानो उस घर की जो प्रत्येक दीवार है वह मुझसे शिकायत कर रही है। उलाहना देना अर्थात शिकायत करना, तो वह उलाहना दे रही है कि क्या उलाहना, कि दालान में जहाँ वे हमेशा बैठते थे, वहाँ उस जगह पर जहाँ उन्होंने पहली बार ककहरा लिखना सीखा, 12 खड़ी जिसे हम कहते हैं, और जहाँ बैठकर छुट्टियों में उच्च शिक्षा के ग्रंथ उन्होंने पढ़ा, वहाँ वे जाकर बैठे और वहाँ भीत भीत अर्थात दीवार से जैसे ही उन्होंने टेक ली, अंदर से वह हिल गए और मैंने पीछे मुड़कर उस पर हाथ फेरा। लेखक ने पीछे मुड़कर उस दीवार की ओर हाथ फेरा और वह कह रही थी कि एक तो इतने दिन बाद आए हो और अब हमेशा के लिए इस घर को बेच रहे हो। तो इस भाव से भी लेखक जो है वह व्याकुल हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं। आंगन में खाट बिछाकर बैठ गया। अब वहाँ खाली नाद थी, खूंट थे, परंतु ढोर डंगर नहीं थे। अब लेखक जो है वह आंगन में खटिया बिछाकर बैठ गए। वहाँ पे खाली नाद थी। नाद अर्थात जो पशुओं के लिए चारे के लिए एक प्रकार का पात्र होता है, गोल होता है, सीमेंट का बना होता है, उसमें पशुओं के लिए चारा दिया जाता है वह। और वहाँ पे खूंट थे, लेकिन अब वह पशु नहीं है। परंतु उस ओर देखते ही मानो वे सब एक साथ रम्भाने लगे। मैं एकदम खड़ा हो गया, शून्य आँखों में भरा हुआ आंगन देखता रहा। घर की यह खपरेल, कितने सारे चौमासों में इसका संगीत सुना है। यहाँ तोरण के नीचे मेरी बहनें विवाह मंडप में बैठी थीं और यहीं दादी दादा और पिताजी की अर्थियाँ बंधी थीं। ऐसा लगा जैसे मेरा गला रुंध गया हो। अब लेखक जो है वह उनके आँखों के समक्ष अतीत की बातें उभर आती हैं कि किस प्रकार उसी आंगन में गाय भैंस बंधे रहते थे, उसी आंगन में उनकी बहनों के विवाह मंडप सजे थे, बरसात में इसका संगीत उन्होंने सुना है, तोरण लगे हुए थे और उसी आंगन में उनके दादी दादा और पिताजी की अर्थियां भी बंधी थी। तो ऐसा विचार आते ही लेखक का गला जो है वह रुंध गया, वह काफ़ी भावुक हो गए। घर के अंदर के कमरे में गया। बंद जर्जरित कमरा अधिक मुखर लगा। पिछली दीवार की एक जाली से थोड़ा प्रकाश आ रहा था। एक समय यह कमरा अनाज भरने की मिट्टी की कोठियों और पिटारों से भरा रहता। वह सब तो कब का निकाल दिया है, परंतु अभी भी कोने में दही बिलोने का बड़ा मटका और खूंटी पर बड़ी रई लटकी है। मैं यहाँ जन्मा था, मेरी संतानें भी। अब यहाँ पे देखिए, लेखक अंदर घर के कमरे में जाते हैं तो वह जर्जरित कमरा अधिक उन्हें लगा कि जैसे अभी कुछ बोल उठेगा, क्योंकि पिछली दीवार की एक जाली से थोड़ा सा प्रकाश आ रहा था। कमरे में जो अनाज भरने का मिट्टी की पिटारे वगैरह थे, वह सब कैसे भरे रहते थे। बाद में तो वह सब निकाल दिया गया, लेकिन अभी भी किसी कोने में दही बिलोने का एक बड़ा मटका लटका हुआ था। लेखक को यह याद आता है कि उनकी संतानों का जन्म भी वहीं हुआ था। बीच के खंड में जहाँ हम खाना खाते थे,
वहाँ से होकर फिर दालान में आता हूँ। माँ अकेली बैठी है। सब इस समय इधर उधर हैं। देखता हूँ कि बूढ़ी माँ रो रही है। माँ को कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है। अब अधिक दिन निकाल सके ऐसा भी नहीं लगता। मैंने पास जाकर पूछा, यह क्या, तू रो रही है माँ? और वह जोर से रो पड़ी। यह घर, बस इतना ही वह आंसू और हिचकियों के बीच बोल पाई। पिताजी के अवसान के समय नहीं रोई थी उतना, माँ इस समय रो रही थी। धीरे धीरे हिचकियों के बीच उसने कहा, यह घर मैं जी रही हूँ तब तक मत निकालो। मैं अब कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ, फिर तुम लोग जो चाहो। अब यहाँ पे देखिए, लेखक जो है वह दालान में आते हैं और देखते हैं कि माँ जो है वहाँ रो रही है, काफ़ी भावुक हो रही है। लेखक ने पूछा कि माँ तुम क्यों रो रही हो? तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और सिर्फ इतना ही कह पाई कि बस यह घर इतना ही है, अर्थात कि बस अब इस थोड़े से क्षण के लिए ही यह घर उनका था। पिताजी के अवसान के समय में भी वह इतना नहीं रोई जितना आज वह हिचकियाँ भर भर कर रो रही थी। वह लेखक से कहती हैं कि मैं कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ, फिर तुम्हारी जो मर्जी हो वह तुम कर लेना। परंतु माँ, तूने ही तो कहा था। कहा होगा, परंतु वापस यहाँ आने के बाद, नहीं इसे तुम मत बेचो। उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। माँ को रोता देखकर मुझे दुख तो हुआ, परंतु आनंद विशेष हुआ। लगा कि उसका हृदय अभी जीवंत है, उसे अभी जगत में, जीवन में रुचि है। हम तो मान बैठे थे कि अब तो माँ बस दिन गिन रही है, परंतु घर के प्रति उसका यह गहरा राग। अब यहाँ पे देखिए, लेखक कहते हैं कि माँ तुमने ही तो कहा था घर बेचने के लिए। तो माँ जवाब देती है कि कहा होगा, लेकिन यहाँ वापस आने के बाद तुम इसे मत बेचो। और उनका रोना बंद नहीं हो रहा था। माँ को रोता देखकर लेखक को थोड़ा दुख तो होता ही है, लेकिन उन्हें विशेष आनंद भी होता है कि माँ के अंदर अभी भी जीवन है, जीवन में रुचि है। और उनका उस घर के प्रति जो राग था वह भी बहुत ही आनंद प्रिय लगा, क्योंकि हम सभी ने मान लिया था कि माँ तो बस अब दिन गिन रही है। घर निकाल देने की बात को लेकर मेरे मन में भी अंदर ही अंदर अपराध बोध तो था, परंतु अब तो एक प्रकार की तीव्र कसक उठी। घर को सभी की सहमति से बेचने का निर्णय लिया था, इकरारनामा भी हो चुका था, लेकिन उस दिन से प्रत्येक सदस्य घर की बात निकलते ही मौन हो जाता था। इतने में छोटा भाई मकान खरीदने वाले के साथ आया। घर के अन्य सदस्य भी एकत्र होकर माँ के आसपास बैठ गए थे। माँ को समझाने का प्रयत्न करने लगे, हम अधिक सुविधा वाला नया मकान इस गांव में ही बनाएंगे, इसी घर के पैसों से, तुम कहोगी वैसा ही। अब यहाँ पे देखिए, घर निकाल देने की बात को लेकर लेखक को भी अंदर ही अंदर अपराध बोध तो महसूस हो रहा था, परंतु अब क्या कर सकते, एक तीव्र कसक उठी, क्योंकि घर बेचने का निर्णय तो सभी की सहमति से ही लिया गया था, इकरारनामा भी हो चुका था। और जब घर बेचने की बात निकलती तो घर के सभी सदस्य मौन हो जाते। इतने में लेखक का जो छोटा भाई था वह मकान खरीदने वाले के साथ आया और घर के अन्य सदस्य भी एकत्र होकर माँ के आसपास बैठ गए। सभी माँ को समझाते हैं कि तुम जैसा कहोगी वैसा हम इसी गांव में और अच्छा, अधिक सुविधा वाला नया मकान बनाएंगे। अब देखिए आगे माँ क्या कहती है। माँ ने कहा, मैंने इस घर की शहतीर तक ईंटें चढ़ाई हैं, तुम्हारे पिता ने कितनी उमंगों से बांधा है, इसलिए मेरे जाने के बाद भगवान करे कि तुम लोग महल बनवाओ, परंतु यह घर तो छोटा भाई समय की नजाकत समझ गया। उसने मकान खरीदने वाले से कहा, भाई कुछ समय रुक जाओ, यह घर देंगे तब तुमको ही देंगे। मैंने देखा कि हम सब की छाती पर से एक पत्थर सा हट गया था। बरसात के बाद खुले आकाश जैसा माँ का मुंह
देखकर मानो जर्जरित घर हंस रहा था। अदृष्ट ग्रह देवता की प्रसन्नता का स्पर्श सभी को हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, लेखक के छोटे भाई मकान लेने वाले को ले आते हैं और तब माँ कहती है कि मैंने इस घर की शहतीर तक ईंटें चढ़ाई थी और तुम्हारे पिता ने कितनी उमंगों से इस घर का निर्माण किया था। भगवान करे कि तुम लोग महल बनवाओ, लेकिन यह घर तो। और लेखक का छोटा भाई जो है वह मौके की नज़ाकत को समझते हैं और मकान खरीदने वाले से कहते हैं कि आप कुछ समय रुक जाइए, हम जब भी इस घर को बेचेंगे तब आपको ही देंगे। सभी को मानो एक जो अपराध बोध था उनकी सभी की छाती पर से एक पत्थर सा हट गया। जो एक उनके मन में विडंबना थी, जो संकोच था, वह अचानक से दूर हो गया। जिस प्रकार बरसात के बाद आकाश खुलता है, बादल हट जाते हैं, ठीक वैसी ही प्रसन्नता माँ को देखकर यह जो जर्जरित घर था वह हंस रहा था। जैसे अदृष्ट ग्रह देवता प्रसन्नता का स्पर्श सभी को हुआ। आइए शब्दार्थ और टिप्पणी देखते हैं। पुश्तैनी कई पीढ़ियों से चला आया, व्यग्र व्याकुल, जाड़ों सर्दी, सर्दी का जो समय है विंटर, अलाव तापने के निमित्त जलाई गई आग, सर्दियों में जो अलाव जलाते हैं और तापते हैं वह, विश्राम कथाएं, प्रेम की बातें, सामायिक धार्मिक पाठ, उलाहना उपालंब शिकायत, इकरार नाम, करार पत्र, शहतीर ऊंचाई तक। आइए, मुझे आशा है कि आप सभी को पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी ने बहुत ध्यान से पाठ को समझा होगा। इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।